Hello everyone. So today is day 6 of our revision series through PYQs. Okay. आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ योर पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी है तो हम आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उसमें हमने CSE CAPF और CDS के जो भी पिछले 10-12 साल के पेपर्स हैं वो हमने सॉल्व किए थे। ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, प्रेसिडेंट वगैरह हो गया है कंप्लीट, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसके लिए अलग से, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हो, ठीक है, सारी की सारी वीडियोज़। चलिए, सो आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे CSE 2013 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, तो हम पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर साथ साथ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के सिमिलर ही फंक्शन होते हैं। वो स्टेट में करता है, वो सेंटर में होते हैं उसके पार्लियामेंट के, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है, देखिए मनी बिल एक ऐसा टॉपिक है जो वो बार बार पूछता है, अभी तक पूछता आ रहा है, इवन आपको जियो साइंटिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया आपके, इसमें से पार्लियामेंट से भी लोकसभा, राज्यसभा, मनी बिल जो हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसको अच्छे से हॉलिस्टिकली कवर कर लिया करो आप, ठीक है। चलिए हम देखते हैं मनी बिल से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इफ अ मनी बिल इज सब्सटैंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा, सो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल। उसने बोला कि अगर राज्यसभा जो है वो बोलती है, अमेंड करने को बोलती है बिल, ठीक है, कौन सा बिल, मनी बिल, तो अब आगे क्या होगा, क्या लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग, कि अब लोकसभा के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है या एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ सकता है और बिना एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ सकता है। चलो ठीक है, लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर, लोकसभा उसके बाद कंसीडर कर ही नहीं सकता। एंड लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा, वो फिर से राज्यसभा को भेजेगा कि नहीं आप रिकंसीडर करके बताइए। एंड प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जॉइंट सिटिंग। देखिए तीनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहली बात जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता है कहाँ पे, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। एंड और क्या है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं हो सकता। दूसरा, मनी बिल राज्यसभा में तो जाएगा, ठीक है, बट राज्यसभा में के पास पावर होती है कि वो सजेस्ट कर सकती है अमेंडमेंट्स को कि आप ये अमेंडमेंट्स लाइए। बाकी लोकसभा पे डिपेंड होता है कि क्या वो उन अमेंडमेंट्स को मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, ठीक है। और अगर राज्यसभा जो वो बिल है अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर वापस भेजते तो ठीक है, बट अगर 14 दिन के अंदर अंदर वो वापस नहीं भेजता है बिल को, तो वो बिल क्या कर दिया जाएगा, लोकसभा के बाय लोकसभा वो पास कर दिया जाएगा, ठीक है, विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, तो क्या पार्लियामेंट लॉ बना सकता है इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात कर रहा है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न और विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। देखिए जब भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की बात आ रही है उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर इंटरनेशनली ट्रीटी कोई भी फॉलो करनी पड़ेगी तो उसमें स्टेट्स का कोई भी मतलब नहीं है, कोई काम ही नहीं है, इसीलिए विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट वुड बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। देखिए बहुत सारे जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम कमेटीज देख ही लेते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट की अगर आप कमेटीज देखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ, कितने मेंबर होते हैं कौन सी कमेटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम क्या कर देते हैं, कमेटीज़ देखते हैं। अगर आप पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करोगे, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कमेटीज़, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग होती है ना वो परमानेंट कमेटीज़ होती है, और एडहॉक कमेटीज़ क्या होती है, टेम्पररी पीरियड के लिए, कि कोई काम आ गया उस वजह से आपको वो कमेटी बनानी पड़ी। जैसे रेलवे कन्वेंशन जो है कमेटी, या फिर एक कमेटी बनी थी 5 ईयर प्लान पे, तो वो टेम्पररी है, मीन्स एडहॉक कमेटीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया CDS में कि ये एडहॉक है कि कौन सी है। चलिए अभी हम देखते हैं कौन कौन से टाइप की कमेटी से। फाइनेंशियल कमेटीज की अगर आप बात करो, इंपॉर्टेंट कौन सी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी,
एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको पता होना चाहिए कि इनका कॉम्पोजिशन क्या है, कितने नंबर्स ऑफ मेंबर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 मेंबर होते हैं टोटली पब्लिक अकाउंट। एंड पब्लिक अकाउंट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपके CAPF में भी आ चुका है, काफ़ी UPSC एग्जामिनेशन में आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी पे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, 12 मेंबर्स आर देयर, आउट ऑफ विच 15 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 आर फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। इसमें जो कैग होता है आपका, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल होता है, वो एक्ट करता है एज अ गाइड एंड फिलोसोफर, ठीक है। ये जो कमेटी है आपकी, इसमें जो आपका मिनिस्टर होता है वो एलिजिबल नहीं होता और टर्म इसका सिर्फ 1 ही साल होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक काम करते पहले हम वही कमेटीज देख लेते हैं जिनके जो मेंबर्स हैं वो 22 मेंबर्स हैं। जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है 22 मेंबर्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, देखिए यहाँ पे भी पब्लिक है, यहाँ पे भी पब्लिक है, तो याद रखना दोनों में 22 मेंबर्स है। दोनों में ही आपके जो लोकसभा के मेंबर्स है 15 हैं, बाकी के 7 हैं, ठीक है। चलो ये 2 ही कमेटीज आप पहले अच्छे से याद रख लेना। अब आती है एक एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी बंदा आपका राज्यसभा से नहीं होता, सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। इसमें बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम है। और एग्जामिन रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है। जो आपका ये क्या बोलते हैं उसको, कमेटी होती है, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं आपके पब्लिक अंडरटेकिंग्स पे सारी के सारे एग्जामिन करती है ये आपकी कमेटी, ठीक है। अब आती है कुछ डिपार्टमेंटल रिलेटेड, क्योंकि क्या होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्या होती है, कमेटी होती है। जैसे जो डिपार्टमेंटली रिलेटेड जो भी कमेटी होगी उसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से हो गए। इसमें भी आपके मेंबर्स जो हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो अलाउड नहीं होते हैं। तो बाद में मतलब 2004 में क्या कर दिया गया था, इनका जो नंबर था वो बढ़ा दिया गया था। तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे, प्रेजेंट देखोगे, तो 24 आपकी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, याद रख लेना। फिर आती है आपकी कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी ऑन पिटिशन पे, प्रिविलेज पे और एथिक्स कमेटी पे। देखिए एथिक्स कमेटी का जो कितने मेंबर्स होते हैं वो फिक्स नहीं है, बट जो प्रिविलेज और पिटिशन, देखिए PP है तो दोनों का सेम ही है, 15 लोकसभा से 10 राज्यसभा से, ठीक है। अब ये सारी की सारी आप कमेटीज देख लेना क्या है। कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है उसमें जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपने पास है रूल्स कमेटी, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूल्स कमेटी में क्या होता है, 15 लोकसभा से 16 राज्यसभा से हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। और जो उसका चेयरपर्सन होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही होगा, जैसे स्पीकर जो होगा वो लोकसभा का एंड चेयरमैन आपका राज्यसभा का। कमेटी ऑन एब्सेंस ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। हाउस कीपिंग कमेटी देख लेना, इसके अंदर जनरल पर्पस कमेटी आती है, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी पब्लिक अकाउंट पे होती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन, अभी हमने पढ़ा मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के मेंबर्स बोले, देखिए उसमें टोटल ही 22 मेंबर्स होते हैं, टोटल ही 22 मेंबर है, जिसमें से 15 आपकी क्या होते हैं, लोकसभा से होते हैं, 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट अपने पास है स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कैग, ये भी सही है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रूटनाइज करती है अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट जो भी होता है उसको स्क्रूटनाइज करती है, तो ये बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका बी पार्ट 51 का। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशनल इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, देखिए हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ ही निपट जाएगा ये भी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी कैबिनेट के मेंबर्स होंगे क्या वो पार्लियामेंट के भी मेंबर्स होते हैं। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, क्या मिनिस्टर तब तक रहेंगे जब तक कॉन्फिडेंस, ये तो आपका सही है। कैबिनेट इज द हेड ऑफ द स्टेट, क्या कैबिनेट ही इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट इसको हेड नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर करता है, तो ये तो गलत हो गया। अगर थर्ड आपका गलत है तो आंसर आपका आ गया 1 और 2, ठीक है। सो जो भी आपके मेंबर ऑफ कैबिनेट्स होंगे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने आप मिनिस्टर नहीं बन सकते ना। हाँ वो 6 महीने का एक पीरियड दिया होता है, बट उसके बाद यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो। चलिए चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, देखिए जो चेयरमैन होता है वो मेंबर नहीं होता राज्यसभा का, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, सो वो
राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, बट जो डिप्यूटी चेयरमैन होता है वो होता है. सो ये पहला आपका गलत हो जाता है. While the nominated member of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो nominated members होते हैं पार्लियामेंट के, उनके पास वोटिंग राइट तो नहीं होती फॉर प्रेसिडेंट, ये तो हमने पढ़ा था, बट क्या उनके पास वाइस प्रेसिडेंट के लिए, बट उनके पास वाइस प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए होता. तो बिल्कुल सही है. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 पार्ट. ये भी मैंने आपको बताया था कि चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जाएंगे. अच्छा, ये आपके ना एक क्वेश्चन रह गया था लैंग्वेज से रिलेटेड. अब ये किसी टॉपिक में नहीं आता तो इसलिए इसमें ले लेते हैं हम. इसमें से कौन सी है जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है आपकी, कौन सी है जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है? इसमें से जो आपकी क्लास है दैट इज कन्नड़ा एंड तेलुगु. सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2.3. अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? तो लार्जेस्ट कमेटी कौन सी होती है? दैट इज योर कमेटी ऑन एस्टिमेट. क्यों? क्योंकि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं आपके? अभी मैंने आपको बताया, तो 30 मेंबर्स होते हैं इसमें. और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी होती है? प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी. अब आप खुद बताइए ये कैसी गवर्नमेंट होगी या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है कि स्टेट अथॉरिटी के इंटरेस्ट में आप इंडिविजुअल की लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो? ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट. प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. बिल्कुल सही कि स्टेट की अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी हमारी लिबर्टी पे, ना कि हमारी लिबर्टी पे तुम रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे स्टेट गवर्नमेंट के लिए. तो वैसे भी अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट देखो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो आप क्या करोगे? इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है. तो आप खुद बताइए इनमें से पॉजिटिव कौन सी है, सेकंड है. तो ऐसे हम, ये लॉजिक से हो जाता है थोड़ा सा, अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे वैसे भी हो जाएगा ये आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हेन अ बिल इज रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग, जब कोई जॉइंट सिटिंग के लिए जाता है तो बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास बाय. तो कैसे पास होना चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, 3/4 होना, 2/3 होना, या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. देखिए, अगर जब भी जॉइंट सिटिंग होती है तो सिंपल मेजॉरिटी होती है, इसीलिए इसमें लोकसभा की पावर ज़्यादा होती है. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है. इजी क्वेश्चन. राज्यसभा हैज़ नो पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड द मनी बिल. बिल्कुल सही है. राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स. ये भी सही है. राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखिए, डिस्कस जो है वो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है. आप डिस्कस तो कर ही सकते हो किसी भी चीज़ पे, बट उस पर डिसीजन लेना बड़ी बात होती है. ठीक है, तो उसने बोला राज्यसभा कैन नॉट वोट. जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं कि मतलब किसको कितना पैसा जाएगा, वो एक्सक्लूसिव राइट होती है लोकसभा की, ना कि राज्यसभा की. तो राज्यसभा इस पर वोट नहीं कर सकता. दैट इज राइट. So, Rajya Sabha cannot discuss an annual financial statement. Then, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 1 and 2. ठीक है, डिस्कस तो कर ही सकता है यार. अब आता है यूनियन गवर्नमेंट पे. द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द union budget that is presented by to the parliament, and no amount can be drawn from the consolidated fund of India without the authorization from the parliament of India. उसने बोला है कोई भी अमाउंट नहीं निकाला जाएगा फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन, एंड ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है आपकी, उसके अंडर एक डिपार्टमेंट होता है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर. इकोनॉमिक अफेयर, ये याद रखना प्लीज़. हाँ, इकोनॉमिक अफेयर होता है जो आपका बजट को प्रिपेयर करता है, जो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है. सो आपका 1 जो है वो तो कैंसिल हो गया. नाउ यू विल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस, राइट. तो अब वो क्या बोल रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट. पब्लिक अकाउंट है ना, अगर वो पब्लिक अकाउंट है और वहाँ से पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन क्यों चाहिए होगा? ये आपका गलत हो जाता है. तो 3rd इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास? दैट इज 2 ओनली. कि कोई भी अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, सबसे बड़ा फंड ही आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो अगर आपको वहां से पैसा निकालना है तो यू नीड द ऑथराइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 ओनली. ठीक है,
नाउ देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो लोकसभा डायरेक्टली इलेक्ट होती है, लोग उसको डायरेक्टली करते हैं। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कांट बी डिसॉल्व एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द। अब मेरे को खुद बताओ, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका मेन मुद्दा क्या होता है? उसमें मेन मुद्दा ये होता है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा टू द लोकसभा, क्योंकि पार्लियामेंट की बात की गई है ना, सो हम वहाँ देखेंगे। ये नहीं है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट होता है अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। देखिए प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर। प्रेसिडेंट क्या करता है? बाय ऑर्डर अंडर आर्टिकल 85 ये बोलता है कि जो सेशन है वो प्रोरोगेट हो गया है। इसका मतलब कि अभी जो सेशन है वो एंड हो गया है। सबसे पहले स्पीकर बोलेगा कि जो सेशन है वो एंड हो गया है, देन बाय नोटिफिकेशन जो होगा प्रेसिडेंट बोल देगा कि प्रोरोगेट हो चुका है, ठीक है, एंड हो गया है सेशन। बट इसका बिल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बिल फिर से जब सेशन में आएगा पार्लियामेंट, उसके बाद फिर से बिल को कंसीडर कर सकते हो, तो लैप्स नहीं होता है। सो ये आपका गलत हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड बोल रहा बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शेल नॉट लैप्स। देखिए अगर तो आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, लोकसभा क्या होगी? डिसॉल्व होगी, तो हमेशा वही बस एक चीज़ याद रखना कि वही बिल लैप्स होगा जो लोकसभा ने पास किया होगा। समझ रहे हो? जो लोकसभा ने पास किया होगा वही लैप्स होगा, ना कि जो राज्यसभा में पेंडिंग है। राज्यसभा से रिलेटेड तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि डिसॉल्व कौन हुआ? लोकसभा हुआ ना। तो अगर लोकसभा ने कोई बिल को क्या किया हुआ है, पास कर दिया है, तो वो लैप्स हो जाएगा। बट एक शर्त और होती है, और भी चीज़ें मैं बताती हूँ कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसपे आपका जो बिल है वो लैप्स होता है, कहाँ पे बिल लैप्स नहीं होता है, ठीक है। सो मैं आपको कंडीशंस बता देती हूँ कब कब आपका जो बिल होता है वो लैप्स होता है, कब कब नहीं होता है। सबसे पहली बात तो हमने देखा कि अगर तो लोकसभा जो है उसने बिल पास कर दिया है, ठीक है, बट राज्यसभा में वो जो बिल है वो पेंडिंग है, तो वो जो बिल होगा वो लैप्स हो जाएगा। अगर तो दोनों हाउसेज ने, बोथ हाउसेज ने पास नहीं किया है, क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट हो गया, डिसअग्रीमेंट हो गया है, डिसअग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। अब डिसअग्रीमेंट हुआ तो उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे? ज्वाइंट सिटिंग। क्या होगा? प्रेसिडेंट ने बोला कि काम करो, ज्वाइंट सिटिंग करो। तो अगर बिफोर डिसोल्यूशन ज्वाइंट सिटिंग की बात हो गई है तो ये लैप्स नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट लैप्स। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर एक जो बिल है वो पेंडिंग है, कहाँ पे? अगर एक बिल है वो राज्यसभा में पेंडिंग है, बट लोकसभा जो है उसने भी पास नहीं किया अभी बिल। लोकसभा ने क्या किया है? बिल को पास नहीं किया है, तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब लैप्स नहीं होगा। तो बस इसमें एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर तो लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा में पेंडिंग है, तो लोकसभा ने पास किया है ना, तो वो लैप्स हो जाएगा। बट अगर दोनों, राज्यसभा लोकसभा दोनों ने मना कर दिया, बट उन्होंने डिसॉल्व होने से पहले ही कहा था कि जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए, प्रेसिडेंट ने बोला कि जॉइंट सिटिंग रखो, तो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। एक और होता है कि अगर जो बिल है वो दोनों ने ही पास कर लिया, दोनों ने क्या कर दिया? पास कर दिया, और प्रेसिडेंट के पास जा चुका है और प्रेसिडेंट का अभी तक एसेंट नहीं मिला है, तो भी वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों ने पास किया था ना, ओके। और अगर बिल दोनों ने पास कर दिया है बट प्रेसिडेंट ने उसको फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। समझ आया? तो ये 3-4 कंडीशन है, ये याद रखना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी पार्ट हो जाएगा, करेक्ट पूछा उसने, ठीक है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। देखिए पार्लियामेंट के पास पावर होती है। अब यूनियन लिस्ट पे तो वो बनाता है लॉज, बट स्टेट लिस्ट पे भी बना सकता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन है ये देखेंगे अभी हम। लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी। क्या लोकसभा अगर रेजोल्यूशन पास करता है
सिंपल मेजोरिटी से तो क्या बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता। लोकसभा बाय मेजोरिटी, लोकसभा का इसमें कोई रोल ही नहीं होता, इसमें रोल किसका होता है, राज्यसभा का। अब राज्यसभा का ही क्यों रोल है, क्योंकि राज्यसभा में ही तो स्टेट से आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आए होते हैं ना, तो उनके पास पावर हो सकती है, बाकी लोकसभा के पास पावर नहीं हो सकती। अब क्या लोकसभा से राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से करता है, जी नहीं, राज्यसभा को भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ करना पड़ेगा, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, सो आंसर इज डी पार्ट। नेक्स्ट है 17 का, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट, अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या प्राइवेट मेंबर बिल वही होता है कि जो इलेक्टेड नहीं होता बट सिर्फ आपका जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होता है, ऐसा नहीं होता। रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल को पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, कि पहली बार हिस्ट्री में किया गया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। सो नीदर 1 नॉर 2 आ जाएगा। प्राइवेट मेंबर का आपका इससे कोई लेना देना नहीं होता कि वो इलेक्टेड है कि नॉमिनेटेड है, उसका लेना देना किससे होता है, क्या वो मिनिस्टर है कि नहीं है। तो जो प्राइवेट मेंबर होता है वो मिनिस्टर नहीं होता, बस मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी हो वो प्राइवेट मेंबर में आ जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू, कैसे कैसे अपना कंट्रोल करता है, एडजर्नमेंट मोशन से, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से और क्वेश्चन आवर से, तीनों से ही करता है वो, ठीक है। ये तो ईजी था आपका। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय, तो अगर आपको लोकसभा का इलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नॉमिनेशन पेपर है वो कौन फाइल कराएगा, एनीवन जो इंडिया में रहता है, रेजिडेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम विच इलेक्शन, मतलब जहाँ से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रेजिडेंट होने चाहिए, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द, कोई भी ऐसा हो सकता है जिसका इलेक्टोरल रोल में नाम है ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी या एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी पार्ट, कि अगर आपका इलेक्टोरल रोल में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें इलेक्टोरल रोल में आपका नाम है तो आप क्या कर सकते हो, नॉमिनेशन पेपर को फाइल कर सकते हो, ठीक है, फॉर लोकसभा के इलेक्शन के लिए। इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली जो विनिंग कैंडिडेट होता है मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड। उसने बोला अगर आप लोकसभा का देखोगे या स्टेट असेंबली में, अगर आप एक विनिंग कैंडिडेट है उसको कम से कम 50% वोट मिलना चाहिए टू बी डिक्लेयर इलेक्टेड, कि वो इलेक्ट हो गया। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा में द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड डिप्यूटी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बोल सकता है कि जो स्पीकर है वो मेजॉरिटी से होना चाहिए और जो डिप्यूटी स्पीकर है वो आपका ऑपोजिशन से होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सो इसका आंसर जो होगा वो नीदर होगा। कोalition नहीं होता है क्या, विनिंग कैंडिडेट की बात कर रहा है ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। उसने बोला जो पहला लोकसभा हुआ था क्या उसमें स्वतंत्र पार्टी थी ऑपोजिशन में, इसमें स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जो सेकंड आई थी, ठीक है। लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है वो रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार 1969 में, पहला तो गलत कर दो ये रहा। नेक्स्ट इज इन द लोकसभा if a party does not have a minimum of 75 member its leader can't be recognized as a leader of opposition। उसने बोला लोकसभा में अगर एक पार्टी जो है अगर उसमें मिनिमम 75 मेंबर्स ना हो, पहले मेरे को ये बताओ कि लोकसभा में मेंबर्स कितने होते हैं, लोकसभा में मेंबर्स होते हैं आपके 552। उसने बोला है कि जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होती है वो 1/10 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, 1/10 से कम नहीं होना चाहिए। सो इसका अगर आप देखोगे दैट इज कितना आ जाएगा आपका 55.2, तो मिनिमम 75 बोला है तो थर्ड गलत आ जाता है, आंसर इज 2 ओनली। सो जो लोकसभा में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपका आया था वो रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार 1969 में किया गया था, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो स्क्रूटनाइज करती है एंड रिपोर्ट देती है टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज कॉन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ डेलीगेशन। अब आप खुद बताइए ये किसकी बात कर रहा है, ये रूल्स की बात कर रहा है ना, कि जो भी पावर दी गई है रूल्स बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को क्या वो अच्छे से एक्सरसाइज की जा रही है
एग्जीक्यूटिव के द्वारा विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन, मतलब वो डेलीगेशन के स्कोप में ही होना चाहिए। तो कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंस या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या रूल्स कमेटी या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कौन सी होती है? देखिए वो बार बार किसकी बात कर रहा है? लेजिस्लेशन की बात कर रहा है। सो ये आंसर क्या हो जाएगा? कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो होता है वो देखता है। ठीक है, मनी बिल आ गया फिर से। A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provision, imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. Okay. A money bill has provision for the custody of consolidated fund or the contingency fund of India. क्या money bill में provisions होते हैं? दोनों के बिल्कुल होते हैं। मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड नहीं होता। अप्रोप्रिएशन कहाँ से होता है? आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, उसने इनकरेक्ट ही पूछा है। अ मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी। जी हाँ, आप बोरो भी कर सकते हो मनी, या फिर आप दे भी सकते हो, जहाँ पे आपने लोन वगैरह लिया होगा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो भी उसमें से दे सकता है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनके जजेस होते हैं, या फिर जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके जो मेंबर्स चेयरमैन होते हैं, उनकी जो सैलरीज होती हैं वो भी इसमें से चार्ज की जाती हैं। ठीक है, आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, नॉट करेक्ट। अब फेडरेशन इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, रेजिडुअरी पावर्स किसके पास रहेंगी? गवर्नर जनरल के उस टाइम पे। अब आता है स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शेल वेकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और शी सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। अगर उसने बोला है एक स्पीकर है, अगर वो असेंबली का मेंबर नहीं रहता है तो क्या उसको अपनी सीट को वैकेट करना पड़ेगा? वेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजोल्व, तो स्पीकर को भी अपना इमीडिएटली, देखिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिजोल्व हो जाती है ना तो स्पीकर अपनी जो सीट है उसको वैकेट नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट एंड स्पीकर, और ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर तुम लोकसभा या स्पीकर की बात कर रहे हैं, अगर तुम लोकसभा के मेंबर ही नहीं हो तो तुम स्पीकर कैसे रह सकते हो? ठीक है, यू नीड टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा इफ यू वांट टू बी द स्पीकर, क्योंकि उन्हीं में से तो स्पीकर चुना जाता है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ए पार्ट। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट का एक एक्ट था 1959, एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसने बोला जो पार्लियामेंट एक्ट है उसने एग्जेम्प्ट कर दिया कुछ पोस्ट को फ्रॉम द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। above mentioned act was amended 5 times and the term office of profit is well defined। तो यहाँ पे ही गलत कर दो। मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज़ को डिफाइन करना, ऊपर से ऐसी टर्म्स को डिफाइन करना इज नॉट ईजी, और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतना, जब उन्होंने बनाया होगा तो ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ डिफाइन किया होगा, तो ये ऐसा स्टेटमेंट आए तो वो गलत ही रहता है। ठीक है, सो थर्ड आपका गलत है, पहले ही आपका आंसर आ गया 1 and 2। तो अगर आपको ये नहीं भी पता होती दो स्टेटमेंट तो भी आप आंसर कर लेते इससे। ठीक है, next is with reference to the legislative assembly of a state considered, governor make a customary address to members of the house at the commencement of the first session of the year। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। when a state legislature does not have a rule on a particular matter it follow the लोक सभा rule on that matter। कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब किसी भी पर्टिकुलर उस पर रूल नहीं है तो वो किसको फॉलो करेंगे? लोकसभा को फॉलो करेंगे। तो ये सही है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका दोनों ही सही है। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। अच्छा, कुछ पावर्स होती है जो राज्यसभा के पास ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पार्लियामेंट को स्टेट के ऊपर अगर कोई लॉ बनाना है तो उसको राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है, और कुछ चीज़ों में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, जैसे रिलेटेड टू योर मनी बिल है, ठीक है, या फिर जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड है। उसने बोला किसमें है जो दोनों के पास इक्वल पावर्स है। देखिए दोनों के पास अगर आप इक्वल पावर देखोगे दैट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना, दोनों के पास क्या है? इक्वल पावर दी जाती है। बाकी अगर आप देखोगे मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा के पास जाता है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट आपका लोकसभा पे जाता है, एंड मेकिंग कट मोशंस भी आपका लोकसभा के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अलॉन्ग विद द बजट। जो बजट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देता है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय। तो ये मैंडेट किसने किया था? आपका एक एक्ट आया था, दैट वाज प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज FRBM एक्ट आया था। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला था ये डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, सॉरी नॉट चाहिए। आपका मनी बिल बता ही देती हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा। कहाँ गया मनी बिल हमारा? ये देखिए, ये मनी बिल पहली बात तो आपको याद रखना, आर्टिकल ये वाला है, इंट्रोड्यूस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो भी हमने देखा पीछे। ठीक है,
हो गया? क्या बताने वाली थी मैं आपको? ये देखिए, कौन सी स्टेटमेंट्स है मैंडेटेड बाय एफआरबीएम एक्ट? एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी क्या होने वाली है, और मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये तीनों होंगी। नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? ऊपर ही बताया मैंने आपको। देखिए, लिमिटेड गवर्नमेंट जो भी होगी दैट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा लिमिटेशंस लगाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था उस टाइम पे, ठीक है। तो एमपी लैड्स पे अगर आप देखोगे, एमपी लैड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल। अगर आपको नहीं पता ऐसा क्वेश्चन तो कैसे अटेम्प्ट करो? अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे तो इसमें क्या आपको गलती लग रही है? उसने बोला है कि जो फंड होगा उससे आप फिजिकल एसेट्स वगैरह या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन पे आप बना सकते हो, ईटीसी। अब डेवलपमेंट की बात की है, ठीक है, लोकल एरिया के डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट कैसे होगा? हेल्थ एजुकेशन पे काम करोगे तो ही तो होगा। तो वन साउंड्स राइट, ठीक है। तो आप ये वाला कैंसिल कर दो। उसने बोला है स्पेसिफाइड पोर्शन जो होगा वो बेनिफिट करना चाहिए एस सी पॉपुलेशन को। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसने बोला है द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। हर साल आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 10%। जब भी वर्ड आते हैं ना एटलीस्ट, तो एटलीस्ट मेजॉरिटी में क्या होता है? वर्ड पॉजिटिव होता है कि कम से कम इतना तो करोगे। तो ठीक है, हम 4 को भी सही मान के चलते हैं। तो 4 तो इसमें ही है। अगर आप सेकेंड स्टेटमेंट देखोगे, थर्ड वाली देखो क्यों गलत है ये। ईयरली बेसिस पे तो ये सैंक्शन किया जाता है, बट ये जो अनयूज फंड है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और कितना पैसा दिया जाता है? 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं पर ईयर। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड अ मिनिस्टर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ शी और ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए, इस स्टेटमेंट को बहुत ट्विस्ट करा गया है। एक्चुअली सही स्टेटमेंट क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो मिनिस्टर बन सकता है, बट उसको विद इन 6 months, तो ये इन्होंने बोला फॉर 6 months, तो विद इन 6 months उसको क्या करना पड़ेगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड, वो बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर एक जो पर्सन है सेंटेंस किया जाता है 5 years के लिए, तो वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देखिए, अभी आप खुद देखिए, बहुत सारे ऐसे क्राइम करके लोग गए हैं, वापस आए हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। सो इट्स नॉट अ बिग डील अगर आप देखोगे। सो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई करना है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। सो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सो आंसर इज नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेस इफ शी। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट जहाँ बोलेगा वहाँ पे तुम जाके सेशन कंडक्ट कराओगे। सो पहला तो गलत है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 sessions ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 sessions। उसने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 3 सेशंस के लिए बोलता है, बट वो मैंडेटरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों सेशंस करें ही करें। ये भी सही है। देयर इज़ नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं बताए गए हैं कि पार्लियामेंट को कब कब मिलना है। देखिए, मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो ऐसा बोला गया है कि 6 months से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 सेशंस के बीच में, ठीक है। दैट इज एक साल में 2 सेशंस तो होने ही चाहिए, बस इतना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं बताया गया है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 2 and 3। ओके।